और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारा के सिलेबस के छोटे से टॉपिक अम्ल क्षार और लवण को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके हम सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि व्यापम की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके फेवरेट क्वेश्चनों में से एक होने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें हम कुछ-कुछ क्वेश्चन जो इसको थोड़ा-सा हाई लेवल का होगा तो हम उसको थोड़ा-सा जल्दी बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें 9वीं 10वीं लेवल का ही आएगा। भले ही आपको जो है वो प्रयोगशाला टेक्नीशियन और सहायक के पेपर को देख के लगा रहा होगा कि परिचारक के भी हार्ड होगा, नहीं आएगा भाई ये, है ना? ये भृतय लेवल का ही क्वेश्चन पेपर ही ऐसा ही आएगा। तो प्रयोग परिचारक में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ लो, सिर्फ वहीं से आएगा। कुछ-कुछ टॉपिक आपको 11वीं और 12वीं का देखने को पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक आपको थोड़ा बहुत उसमें से देखना पड़ेगा और जैसे कि कुछ-कुछ जो है वो सिलेबस में नहीं दिखेगा, जैसे कि नेत्र है, तो नेत्र को क्या है आपको बायो के जो है वो पर्पज़ से पूछ सकता है, तो उसको भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीज़ बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है कि अम्ल वर्षा का मतलब जल के पीएच का परास कितना होता है, रेंज कितना होता है ना? तो अम्ल वर्षा है तो अम्ल से पता चल रहा है कौन-सा का 3.5 से 5.6 मतलब कि 7 से कम ही होता है अम्ल का और 7 से ज़्यादा क्षार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब लाल को क्या कर रहा है वो? नीला कर रहा है। लाल को नीला कर रहा है मतलब क्षार। वहीं यदि बात कर देता है कि नीला को लाल कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है तो यहीं पास ये हो जाता है अम्ल। तो 7 से अधिक हो जाएगा, क्षार है तो क्या हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। तो 7 से अधिक हो यहाँ पास कोई दिया है क्या? नहीं दिया है तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा और वहीं यह नीला को लाल बोलता तो ये क्या हो जाता 7 से हमें कम के लिए पीएच मान देखने को पड़ता, ठीक है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एंटासिड होते हैं। अब एंटासिड किसी को नहीं पता होगा तो बता दूँगा ये दवाई होता है जो कि आपको पेट में यदि एसिड बढ़ जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए आपको एंटासिड दिया जाता है, जिससे आपको सीने में जैसे जलन-वलन हो रहा है, पेट में जलन-वलन हो रहा है या फिर पाचन सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये इसके लिए अच्छा कारीगर होता है एंटासिड। मतलब आप मैं बस समझाऊँगा, उससे बातों से पता चल रहा होगा कि एंटासिड जो है, वो एसिड के साथ मिलके उदासीन कर देता है ना? लवण बना देता है एक हिसाब से। तो एंटासिड एक क्षार है ना? और भस्म को क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं, ठीक है? तो भस्म को क्या बोलते हैं? क्षारक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते बेकिंग सोडा है, चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बेकिंग सोडा है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा नहीं, जो आपका धावन सोडा है, कास्टिक सोडा है ना? ये सब कौन किसका है करके बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। तो इसको आप क्या करो सिर्फ़ ट्रिक से आपको याद करना है। आपको अभी तो याद रहेगा बट एग्ज़ाम में प्रेशर में क्या है, सब मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चन एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो कि जितना भी हो सके ठीक से करने की कोशिश करो, ठीक है? तो यहाँ पर बेकिंग सोडा की बात है, तो बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। वहीं धावन सोडा भी बोलेगा, तो धावन सोडा जो है वो आपका धावन सोडा भी आपका क्या होता है? आपका NaHCO3 होता है। वहीं आपका कास्टिक सोडा की बात करें, है ना? कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होना, इसको थोड़ा-सा हो सके तो ट्रिक से याद करना क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम का भी आ जाता है बुझाऊ चूर्ण, अनबुझाऊ चूर्ण, उसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पास पूछ रहा है कि एक सामान्य उपजाऊ मिट्टी जिसमें सामान्य फसलें ली जा सकें का पीएच मूल्य कितना होना चाहिए? अब इसको थोड़ा-सा हम अपने छत्तीसगढ़ से थोड़ा-सा रिलेट करके पढ़ते हैं, कैसे? कि आपने जो है वो लाल पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी आपने पढ़ा होगा। लाल पीली मिट्टी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है 50% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर खेती इसी में होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उपजाऊ मिट्टी है ये। तो काली मिट्टी जो लाल पीली मिट्टी जो होती है, लाल पीली मिट्टी वो दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी होती है, वहीं पहली मिट्टी जो है आपका काली मिट्टी होती है। अब लाल पीली मिट्टी की यदि हम बात करें लाल पीली मिट्टी की तो ये जो है वो आपका 6.8 के करीब इसका जो है पीएच मान होता है ना? 6.8 के करीब इसका क्या है पीएच मान होता है। अब वहीं हम देखें तो काली मिट्टी का तो काली मिट्टी का आपका 7.6 होता है। काली मिट्टी का कितना होता है 7.6 मतलब ये जो है वो उदासीन मतलब 7 के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है जो कि उपजाऊ मिट्टी होता है। तो इससे समझ में आ गया? कि इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौन-सा? से 6 से 7 के मध्य में, ठीक है? 6 से 7 के मध्य में। तो इससे थोड़ा-सा क्या है रिलेट करके पढ़ा करो सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो अम्लराज
मिश्रण है, तो अम्लराज क्या है? अम्लराज किसका मिश्रण है? HCl और HNO3 का। ऑप्शन बी HCl और HNO3 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रोसेल लवण का रासायनिक सूत्र है, ये थोड़ा-सा 11वीं 12वीं मिक्स हो रहा है, तो इसको थोड़ा-सा बस देख लो कि कौन-सा इसका क्या आंसर हो जाएगा, है ना? तो आपका KnC4H4O6 इंटू 4H2O, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उतना ज़्यादा मत देखो, ये थोड़ा-सा 11वीं 12वीं का बस मिक्स हुआ है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आपको भी शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक रासायनिक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? वही क्वेश्चन है सेम। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, है ना? अम्ल की बात कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं, लाल। आपको ऐसा ट्रिक से याद करना पड़ेगा। लाल मतलब खतरे की निशानी है, अम्ल भी हाँ खतरा होता है। तो हाँ, लाल क्या है? लाल कर दे रहा है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ट्रिक बना के करा करो, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपरोक्त में से कौन है? तो इसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में मत करना, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पानी और उदासीन विलयन भी दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 11। ठीक है? तो ये दोनों कट हो जाएँगे, ये हो जाएगा ऑप्शन 11 ऑप्शन ए, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है? अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोल रहा है ये जो क्वेश्चन का जो तरीका है ना, व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा घुमाते भी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कई बार आपका जो क है, आपको पता होता है ना? कई बार ब आपको पता नहीं होता, तो यहाँ पास आपको पता है, वो भी क्वेश्चन यहाँ पास छूट रहा है। कई बार दोनों पता रहता है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन भी नहीं बनता कई बार, तो ये यहाँ पास दिक्कत होता है। ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन को क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी मैं पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से एक ऑब्जेक्टिव सेट लाऊँगा, सिर्फ़ 20 क्वेश्चन की होगा, ज़्यादा नहीं होगा, है ना? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इससे प्रैक्टिस करके, ठीक है? अब यहाँ पास बोल क्या रहा है देखते हैं। तो फार्मिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से प्रबल है। तो बिल्कुल वही फार्मिक अम्ल जो है, फार्मिक अम्ल का जो है सूत्र क्या होता है, ये आप देख लो। तो फार्मिक अम्ल की हम बात करें तो HCOOH, और एसिटिक अम्ल सबको पता है CH3COOH। अब यहाँ पर जो है वो CHCOH को जो है वो ज़्यादा प्रबल होता है, करीब इसका 3.7 अम्ल होता है, इसका 4.7 अप्रॉक्स, इसका थोड़ा-सा डाउट में है, बाकी इसका 3.7 करीब ही होता है ना? लगभग। तो ये प्रबल होता है ना, तो कथन तो बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहीं पास ये ब में बोल रहा है कि फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है, हाँ जी, क्योंकि आप देखोगे तो HCOOH में तो C एक कार्बनिक अम्ल है, और जो CaOH जो हमेशा रहता है ना, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कहीं कहीं भी कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो जुड़ा है, तो समझना कार्बनिक अम्ल है, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन को देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ए, बी दोनों सही हैं, और जो ब, की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो भाई कहीं भी हमको ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कार्बनिक तो दोनों है ना, कार्बनिक तो दोनों में है, CH3COH भी है और आपका HCOH भी है। तो ये आपस गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँगा ऐसे टाइप से क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपस बोला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, वही क्वेश्चन यहाँ पास रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 3.55 ये थोड़ा-सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बाय द वे आप बोलोगे तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन ये जो है वो आपका 9वीं और मतलब 11वीं और 12वीं लेवल का थोड़ा-सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल यहाँ पास नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास बोल रहा है कि क्वेश्चन को एक बार आप बोलोगे कि नहीं आता तो नहीं बना रहा है करके, तो एक बार इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन ज़्यादा जोर मत देना, क्योंकि ये 11वीं का क्वेश्चन है ना? अब इसको थोड़ा-सा देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 3.55 ग्राम विरंजक चूर्ण को एसिटिक अम्ल तथा पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य में क्रिया कराने पर, है ना, कोई भी विरंजक है उसको हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके साथ हमने क्रिया कराई है। तो आधिक्य में क्रिया कराने पर मुक्त आयोडीन होता है, जो I2 आपका जो है उत्सर्जित होगा, के लिए 60 ml 0.5 एन सोडियम थायोसल्फेट की आवश्यकता पड़ती है।
तो विरंजक चूर्ण में प्राप्त क्लोरीन की प्रतिशत क्या है? तो हमें सबसे पहली बात तो क्लोरीन की प्रतिशत मतलब टोटल जैसे विरंजक हमें दे दिया है, तो सीधी-सी बात है हमें एक क्लोरीन की जो है वो यदि हम मात्रा में पता चल रहा है तो हम उसमें से प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो क्लोरीन का हमें क्या पता करना पड़ेगा? मास पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात हमें एक इक्विवेलेंट वैल्यू की जो है वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, है ना? इक्विवेलेंट वैल्यू और इसका जो है वो क्लोरीन का हमें क्या है एक मतलब टोटल कितना मास होता है ये हमको पता रहना चाहिए, जो कि क्लोरीन का मास आपका 35.5 होता है ना? ये आपको सबको पता है। तो ये छोड़ो, हमें जो है वो विरंजक में इसकी मात्रा हमें निकालना है कैसे भी करके। तो एक हमें इक्विवेलेंट वेट हमको चाहिए सोडियम थायोसल्फेट के लिए, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएँगे, ये थोड़ा-सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले थायोसल्फेट का हम क्या इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है? थायोसल्फेट का जैसे इक्विवेलेंट हम यहाँ पर से निकालने के प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो 60 एमएल जो इसका जो आयतन दे दिया है इसको हम क्या करेंगे 1000 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो जो है लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.060 ठीक है? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लीटर में, है ना? इक्विवेलेंट यहाँ पर लीटर में हो गया। अब उसके बाद हमें क्या है इसका जो नॉर्मलता हमें दे दिया है, इक्विवेलेंट हमें निकालने के लिए ना सिंपल ये सूत्र होता है इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट नॉर्मलता इनटू आयतन दे दिया है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। नॉर्मलता में 0.5 दे दी है 0.5 और ये यहाँ से हमें निकल जाएगा आयतन, आयतन यहाँ पर डाल देते हैं 0.060 हमेशा लीटर में इसको निकाला करो, ठीक है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका थोड़ा-सा यहाँ पास गुणा करो 6 पंचे 30 तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.030 इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं बोल रहा सिर्फ इक्विवेलेंट, ठीक है? ये किसका हमने अभी निकाला है आपका थायोसल्फेट वाला का। अब हमें क्या चाहिए क्लोरीन का क्या चाहिए क्लोरीन का वेट मतलब क्या है टोटल क्लोरीन इसमें विरंजक में मात्रा। अब ये निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट और उसके जो कितना होता है भार हमें निकालना पड़ेगा मास जो है वो क्लोरीन का। तो क्लोरीन का सबसे पहली बात तो हमें ये टोटल वेट हमें पता है 35.5 होता है। तो सिंपल हम क्लोरीन का जो है वो मास हमें निकालने के लिए जो कि विरंजक में तो ये इसका सही हो जाएगा सूत्र इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जो कि थायोसल्फेट का हमने निकाला इनटू इसका वेट जो कि 35.5 हो जाएगा 35 क्या है ना 35.5 तो इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए इक्विवेलेंट के लिए हम क्या निकाल लेते हैं 0.30 इंटू 35.5 अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जा रहा है आप कितना हो जा रहा है आपका 1.065 हाँ ठीक है 1.0 है ना पॉइंट यहाँ पास लगा है ये टोटल जो है वो वेट हमें निकल गया क्लोरीन का किसमें जो विरंजक उसने पहले बोला था क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बैक करके देख लें वहां पास फिर जाना पड़ेगा मुझे तो ये आपका क्लोरीन का जो है वो आपका वेट निकल गया उस विरंजक में और विरंजक का जो है वैल्यू कितना दे दिया है टोटल जो है वो 3.55 और इसमें से हमें क्लोरीन का जो है वो वेट हमें निकालना है ठीक है निकालना है ये नहीं है ना ये नहीं 1.065 बस आ रहा है इंटू 100 ठीक है तो यहाँ से इसका जो है वो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30% ठीक है तो 30% क्या ऑप्शन में दिया है 30% तो देखें चलो हाँ तो ऑप्शन डी इसका मैच खा रहा है थोड़ा सा बहुत तो हार्ड लग रहा होगा ना तो आप इसको थोड़ा सा स्किप ही कर दो क्योंकि ये ऐसा टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा कैसा टाइप से क्वेश्चन आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी बता दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा नवीं इजी होंगे 9वीं-10वीं लेवल के ही होंगे ठीक है हार्ड करने का मैं इसलिए हार्ड मत करो ये बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम उसमें वेस्ट करने से मतलब नहीं है जितना आप हो सके कम वाले को ही ज़्यादा इजी वाले को ज़्यादा पढ़ो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन से यौगिक लुईस अम्ल नहीं है अब लुईस अम्ल की बात कर रहा है तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लुईस अम्ल होता क्या है लुईस अम्ल क्या होता है जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जो ग्रहण करेगा वो हो जाएगा आपका एसिड है ना लुईस अम्ल और वहीं अब मान के चल इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है ना
डोनर है, डोनर मतलब दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है वो दान कर रहा है, तो वो आपके लिए कौन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए क्षार। कौन सा, ऐसा वैसा क्षार नहीं, लुईस क्षार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि AlCl3, BF3, NH3, FeCl3 में कौन कौन सा क्या है। तो सबसे पहले हमें बस यही निकालना है कि अम्ल, लुईस अम्ल मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन-कौन ग्रहण कर रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर थोड़ा-सा एक को थोड़ा-सा अच्छे से समझ लेते हैं और वो है आपका एल्यूमीनियम। अब एल्यूमीनियम को थोड़ा समझे तो ये होता है एल्यूमीनियम को जो संयोजकता होती है, मतलब कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं आपका एल्यूमीनियम के लिए लास्ट में 3 होता है, ठीक है? तो 3 होता है। अब यहाँ पर Cl3 जो है वो सिर्फ़ 1 इलेक्ट्रॉन ही दान करेगा, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन ही दान करेगा। और सभी को पता होगा कि जो कक्षक होते हैं ना, कक्षक आपने पढ़ा होगा ये वाला ऐसा-ऐसा होता है। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके संयोजकता जो है यहाँ पर 3 है। तो 3 है तो ये जो है वो 3 जो है वो 3 क्लोरीन के साथ जो है वो अटैच हो जाएँगे। अब बचे कितने? है ना? इसके पास जो है वो मतलब बचे टोटल कितने बचेंगे यहाँ पास, है ना? 5 बच जाएँगे। तो इसकी जो है वो इसको और अधिक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और अधिक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो ये है आपका लुईस अम्ल क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण करना है और ग्रहण करना है। तो ये हो जाएगा आपका लुईस अम्ल। तो थोड़ा-सा ऐसा याद किया करो, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ये लुईस अम्ल मतलब ये वाला ऑप्शन ए तो नहीं है, लुईस अम्ल यहाँ पास नहीं की बात कर रहे हैं, ये नहीं है। BF3 का भी वही हाल है, BF3 में भी सभी को एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो BF3 का भी वही है, ये भी लुईस अम्ल ही है। अब यहाँ पास NH3 आता है। अब NH3 में हम देखेंगे तो NH3 का जो है आपका जो टोटल जो वैलेंस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका टोटल 5 होता है। मतलब कि वो टोटल इसके जो सेल है परमाणु के जो हर एक कक्षक में टोटल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन के उपस्थित होते हैं। और यहाँ पास हाइड्रोजन को आप देखोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पास कितने हैं? H, H, H है ना? 3 जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिले हैं। अब भैया नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर 2 तो बच गया ना, 2 तो बच गया और वही 2 क्या है पता है आपको? लोन पेयर है। जो लोन पेयर जो है इसके ऊपर में घूमते रहता है नाइट्रोजन के अमोनिया के साथ NH3 के साथ। तो ये लोन पेयर क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन का युग्म ही होता है, कुछ नहीं होता। तो ये देखता रहता है मैं किसको दान करूँ जिससे मेरे को मुक्ति मिल जाए, है ना? तो ये जो लोन पेयर को दान करेगा तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डोनर हो जाएगा। अब डोनर क्या होता है? लुईस क्षार होता है। तो इसका जो सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? NH3 अमोनिया आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड, नमक जो है आपका ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है ना? किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी प्लेट में हम बात करते हैं तो यहाँ पास फोटोग्राफी प्लेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फोटोग्राफी आपकी प्लेट की बात करें। वहीं फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। यहाँ पास आपका सिल्वर आपका नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट तो क्या AgNO3 वो हो आपका फोटोग्राफी के लिए। कंफ्यूज मत हो इसलिए बोल रहा हूँ। और ऐसे फोटोग्राफी जब प्लेट की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आता है, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ही बस बात करें, मात्र फोटोग्राफी के लिए तो AgNO3, प्लेट के लिए फोटोग्राफी प्लेट के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। और AgNO3 आपको तो याद आ रहा होगा कि AgNO3 क्या है, कमेंट में बताना। बाकी मैं बता देता हूँ, कहाँ आप लोग सस्पेंस बना के रखोगे। AgNO3 वही है जो आपको चुनाव में जो है वो हाथ में जो है यहाँ पास लगता है ना, हाथ में जो चिन्ह लगता है, स्याही लगता है, वही AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? किस अम्ल के? तो यहाँ पर लैक्टिक जो है एसिड है जो थकावट महसूस होता है। ऐसा टाइप से भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का हो जा रहा है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं पेपर सेट नहीं कर रहा हूँ, है ना? व्यापम का मूड मार्ट का भरोसा नहीं रहता, क्या रहता है कई बार, क्योंकि क्वेश्चन बोला कुछ और रहता है, देता कुछ और है, ऐसा रहता है कई बार, ठीक है? तो कुछ-कुछ हार्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पास ऐड किए हैं अपने में से, बाकी
मैं सही प्रेफ़रेंस करूँ तो उतना हार्ड यहाँ पास नहीं आने वाला। और बाकी जितना भी आपको बाकी क्वेश्चन कराना हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम के, ठीक है? अब 18वें क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब मतलब यहाँ पास कौन-कौन से एसिड जो है वो आपका किस में पाया जाता है। तो सही सीधा चलते हैं यहाँ पास। तो एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है? और सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, ठीक है? ये दोनों आपको आज याद रखना है, ठीक है? सिट्रिक अम्ल भी नींबू में पाया जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल जी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल। माल्टोस माल्ट में, ठीक है? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल भाई कहाँ कौन से दही में पाया जाता है भाई? लैक्टिक अम्ल जो होता है ना? लैक्टिक अम्ल, ये जो है लैक्टिक अम्ल, ये आपका दही में पाया जाता है और दूध में भी जो है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पास फार्मिक अम्ल की बात करें तो फार्मिक अम्ल ठीक है, लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, ये सब कौन-कौन से अम्ल किसमें पाया जाता है? ये सब जैसे टार्टरिक अम्ल आपका जो इमली अंकुर में है, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पास बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल को वही बात है कौन किसमें पाया जाता है वही बोल रहा है ना? सुमेलित करना है इसको, ठीक है? उसमें क्या था कि कौन-सा इसमें से है या नहीं है वो पूछा था। थोड़ा-सा इसको भी दिखा देते हैं सुमेलित आप क्या करो वीडियो को पॉज़ करके ना इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। लैक्टिक अम्ल नींबू-वीबू दे दिया है, तो सबसे पहले बस सीधा हम मिलाते हैं। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या नहीं हो सकता ये हमेशा आप हमेशा काट दिया करो। जैसे कि एक भी आपको पता है ना, तो सीधा आप काटते चला करो। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो सिट्रिक अम्ल हाँ, दूध का नहीं है, 2 का 3 ही है, ऐसा टेक्स्ट थोड़ा-सा काटते चलो। तो हमको पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मिलाते चलते हैं। तो लैक्टिक अम्ल मैंने अभी बताया था, लैक्टिक अम्ल आप किसका है? आपका दूध के लिए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हमेशा सिरका में होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिरका में ही होता है। साइट्रिक अम्ल जो अभी हमने बताया था वही साइट्रिक अम्ल वाला, तो ये आपका नींबू में होता है। अब ये बच गया एक ब्यूटाइक अम्ल, तो ये भी हमको पता ही है, कुछ लोग को नहीं पता लेकिन बाकी सब पता रहता तो हो जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल। तो वहाँ पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मेल ही खरा है। उसके बाद सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो वही अभी बताया इस आपका एसिटिक अम्ल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है वो फिर से एक टॉपिक उठाएँगे और अच्छे से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से निकाल के लाऊँगा, जो कि इससे बाहर जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता भाई क्योंकि पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, ये व्यापम है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है? बाकी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पास लेके आया हूँ, जो कि व्यापम के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, तो ये दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।